दोस्तों, अगर इंसान अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है तो उसे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले कास्टिंग डायरेक्टर रमन ने अपने काम को ईमानदारी की छदम खाल उड़ाकर उसे अपनी हवस बुझाने का जरिया बना लिया था। यार संदीप, पूरा एक वीक निकल गया लेकिन अभी तक हम वर्मा सर की हॉरर फिल्म की हीरोइन ढूंढ नहीं पाए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये काम हमारे हाथ से जाते देर नहीं लगेगी। बॉस, ये पिछले प्रोफाइल देख लो, एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं। तू भी ना मूर्खों वाली बात करता है। अबे राकेश छाबड़ा, सोगी जी, ये सब ऐसे ही बड़े कास्टिंग डायरेक्टर नहीं बन गए हैं, मेहनत की है उन्होंने। तो आई थिंक सर हमें ओपन ऑडिशन रख लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी न किसी नए चेहरे में हमारी हीरोइन जरूर मिल जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा करो, तुम जल्दी से सोशल मीडिया पर ऑडिशन की सारी डिटेल्स अपलोड कर दो, मगर एड्रेस यहाँ का नहीं, मड आइलैंड के ऑफिस का रखना। वो जगह लकी है मेरे लिए। मेरे करियर की शुरुआत उसी ऑफिस से हुई थी। तू जल्दी से ये सब निपटा ले, हमें वहां के लिए अभी निकलना होगा। ओके बॉस। रमन और संदीप मड आइलैंड वाले ऑफिस पहुंचकर ऑडिशन का सेटअप करने में जुट गए। काम खत्म करते हुए उन्हें रात हो गई और रात होते ही दोनों गुरु और चेला शराब की बोतल में उतर गए। रमन सर, मेरी मम्मी कहती है कि आपने मुझे पीना सिखाकर मुझे बिगाड़ दिया है। तो ठीक है, आज के बाद तू दूध ही पीना। ये इतनी रात में कौन आया है? जा देख तो। जी कहिए। सर, मैंने वो ड्रेस बुक पर ऑडिशन का मैसेज देखा था 12 बजे का, उसी के लिए ही आई हूँ। अरे बाबा, ऑडिशन का टाइम रात 12 बजे का नहीं, दिन के 12 बजे का है। आप दिन में आइए 12 बजे। देखिए सर, अगर आप मेरा भी ऑडिशन ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ। कितनी दूर से? जहन्नुम से आई है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। पर सर प्लीज ऑडिशन अभी ले लीजिए ना। संदीप, ये इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो ले लेते हैं ऑडिशन। तो चल, कैमरा और लाइट्स ऑन कर। सर अभी कैसे पॉसिबल है ना पॉसिबल? संदीप जी, अगर चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। आप वैसे भी सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? बस ऐसे ही जानती हूँ। अभी आपने कहा था ना, क्या जहन्नुम से आई हो? तो जहन्नुम से आने वाले तो सब जानते हैं, नाम, जन्म। यूं पहेलियां बुझाने की बजाय तुम सीधे सीधे बताओ कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, वरना निकलो यहाँ से। अबे सुन लिया होगा मुझसे ही तेरा नाम, बेकार में क्यों इशू बना रहा है? आर्टिस्ट की थोड़ी रिस्पेक्ट करना सीख। चल अब ऑडिशन की तैयारी कर। बुराई जब रगों में खून बनकर दौड़ने लगती है तो इंसान हैवान बन जाता है। ऐसा ही हाल रमन का था। आधी रात में कम कपड़े पहने हुए एक लड़की ऑडिशन देने क्या आई, वासना उसकी आंखों से टपकने लगी। रमन संगीता का फायदा उठाने का मन बना चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह ऑडिशन उसकी जिंदगी का आखिरी ऑडिशन होने जा रहा है। देखो, अब तुम्हें मेरे 3 तक गिनती करते हुए इस कैमरा की ओर पूरे गुस्से से देखना है, ऐसे जैसे कोई चुड़ैल अपने शिकार को देखती है। So 1, 2, 3 and action। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। हर बुराई इंसान के सामने लौट कर आती है। अरे वाह, बिना डायलॉग मिले
इतना रियलिस्टिक डायलॉग भी बोल दिया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। इसे ही रियलिस्टिक एक्टिंग कहते हैं, बड़ी बड़ी हीरोइनें नहीं कर पाती। माइंड ब्लोइंग। संदीप, कल ऑडिशन कैंसिल कर दे, अब और ऑडिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और हाँ, डायरेक्टर वर्मा को भी कॉल करके बोल दे कि उनकी हीरोइन मिल गई है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, संगीता। संगीता, 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 संगीता। सर, कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारा नाम सुनकर कुछ याद आ गया था। संदीप, तू क्या बोलता है, कैसा लगा? अच्छा ऑडिशन था सर। मेरे खराब बिहेवियर के लिए वेरी सॉरी संगीता जी। इट्स ओके। अब ये सॉरी वॉरी हो गया हो तो अब ऑडिशन भी चेक कर ले। बॉस, बैटरी डाउन हो गई है। इट्स ओके, बैटरी चेंज कर ले। सॉरी सर, मैं जल्दबाजी में बैटरी का दूसरा सेट लाना ही भूल गया। सर प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, मैं अभी लोखंड वाला ऑफिस जाकर ले आता हूँ। 1.5-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा सर। उसके बाद ऑडिशन चेक करके इन्हें भेज देंगे। तेरा हमेशा का यही नाटक है। होने वाली सुपरस्टार का एक एक पल कीमती होता है, समझा तू? जा जल्दी लेकर आ। हमें लगता है कि जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, अब लौट कर नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं होता। वक्त वो खेती होती है जहां हर बीते वक्त में हम अपने हाथों से अपने कर्म बोते हैं और एक समय के बाद अपने कर्मों की फसल हमें खुद ही काटनी होती है। आज रमन के कर्मों की फसल कटने का समय आ गया था। एक्चुअली मूवी में तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ही बोल्ड और स्ट्रांग है। इस हॉरर मूवी में हीरोइन अपनी मौत का बदला लेती है। थोड़ा एक्सपोज भी करना पड़ेगा। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल तो ये सब कॉमन है। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो? चिंता मत करो रमन, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हूँ। बस एक बार कह दो कि पिछली बार की तरह इस बार मेरा यूज करने के बाद तुम मुझे मारोगे नहीं। कौन हो तुम? बताया ना, मेरा नाम संगीता है। वही संगीता जिसे तुमने इसी बंगले में जिंदा दफन कर दिया था। ये कैसा मजाक है? कैरेक्टर से बाहर आओ संगीता। बहुत सालों से, कब से निभा रही हूँ मैं इस कैरेक्टर को सर। ऐसे कैसे बाहर आ जाऊं? यही तो मेरा असली कैरेक्टर है। अरे अरे अरे, तुम्हारे चेहरे को क्या हो रहा है? अरे वैसे ही होता जा रहा है जैसे तूने किया था। यहीं इसी जगह तूने मुझे जिंदा गाड़ा था ना। अब मैं तुझे यहाँ गाड़ दूंगी। यहाँ अकेले रहते रहते मैं बोर हो गई हूँ रमन। तू होगा तो मजा आएगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो मर चुकी हो। फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? जब बदले का गुस्सा आसमान को चीर देता है ना रमन, तो मरे हुए लौट आते हैं। नहीं संगीता, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। तेरे जैसे लोगों के हाथों मरकर जो लड़कियां चुड़ैल बन जाती हैं, उनके पास माफी नहीं, मौत होती है। मौत। आज का मेरा ये ऑडिशन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी ऑडिशन था रमन। अब तू ऑडिशन लेने के बहाने किसी भी लड़की का शोषण नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों,
बुरे कर्मों की जो फसल हम बोते हैं उसे इसी जन्म में हमें काटना पड़ता है। संदीप इस बुरे कर्म से दूर था, इसलिए बच गया। लेकिन आप लोग भूल से भी किसी लड़की का ना तो शोषण करना और न ही करते हुए देखना, वरना संगीता आज भी यही है, हम सबके बीच। सदियों से एक कहावत हम आए दिन सुनते आए हैं कि इंसान जो बोता है वही काटता है। इस बात का मतलब यह है कि कर्मा घूम फिर कर वापस आता है और हर बुरे कर्म का मूलधन और ब्याज सब वसूल लेता है। सालों से दिल्ली में रहने वाले अभय को बेंगलोर की एक आईटी कंपनी ने मैनेजर पोस्ट नौकरी पर रखा है। उसी सिलसिले में अभय अपने परिवार के साथ दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वो नहीं जानते कि इनके परिवार का कर्मा इनसे सवाल जवाब करने वाला है, जहां होगा मौत का खूनी खेल। शीला, ध्यान से अलार्म लगा लेना, कहीं ऐसा ना हो हम सोते रहें और स्टेशन छूट जाए। डोंट वरी पापा, आपकी बेटी ने आपका ये काम आधे घंटे पहले ही कर दिया है। पूरे 4 अलार्म लगाए हैं। थैंक यू बेटा, एक तू ही है जो हर काम सही करती है। तेरी माँ के ऊपर कोई काम छोड़ दो तो समझो गई भैंस पानी में। कुछ ज्यादा नहीं हो गया अभय? गुड नाइट। पानी है क्या? कौन है भाई? अभय, क्या हुआ? पापा, आप ठीक हैं? खून 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 खून। पापा, पापा आंखें खोलिए पापा, क्या हुआ? अभय, कैसा खून? खून खून। अभय होश में आओ, अभय। शीला, आकृति, वो यहाँ एक लड़की थी, उसने उसने खून खून की उल्टी की मेरे ऊपर। खून की उल्टी? मगर यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है भाई साहब ने कोई बुरा सपना देख लिया है। पानी पिलाइए इन्हें। हाँ हाँ, लीजिए, पानी लीजिए। बहुत 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 डरावना सपना था। सपनों का क्या है साहब, कभी हंसाते हैं तो कभी डराते हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम काल है, अगला ही स्टेशन है मेरा, अरसिरकेरे जंक्शन। कुछ लोगों से मिलना है वहां। वैसे आप कहाँ उतरने वाले हैं? हम तुमाकुरु उतरने वाले हैं। मेरे स्टेशन से अगला स्टेशन ही है, लेकिन संभल कर, वहां एक चुड़ैल भूत का साया है। किसी ने भी कुछ गलत किया होता है तो वो उसको छोड़ती नहीं है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, हमने कभी किसी का गलत नहीं किया है। मेरा स्टेशन आ गया, जल्दी मिलते हैं। ये आदमी बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे। अजनबियों की बातें अजीब लगना आम बात है पापा। हम्म। तो हो जाए हाई फाई। अभय और उसका परिवार अपनी हंसी में बुरे सपने को पल भर में भूल गया, लेकिन अभय के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर नजर आने लगी थीं। मगर अपनी चिंता से ज्यादा अभी ध्यान उस स्टेशन पर देना था जहां उन्हें उतरना था। तुमाकुरु स्टेशन आते ही तीनों उतर गए। उस स्टेशन पर उतरने वाले वही 3 लोग थे। उनके उतरते ही ट्रेन आगे बढ़ गई। तीनों अब स्टेशन से चलने ही वाले थे कि तभी आकृति की नजर
स्टेशन के एक कोने में जल बुझ रही लाइट पर अटक गई, जहां लाइट बुझते ही उसे सफेद कपड़े पहने लड़की दिखाई दे रही थी। उसे देखते हुए आकृति को ट्रेन में मिलने वाले अजनबी काल की बात याद आ गई। वहां एक चुड़ैल भूत का साया आए दिन देखने को मिलता है। अगर किसी ने कुछ गलत किया होता है तो वो उसको छोड़ती नहीं है। पापा, पापा देखो उधर कोई है। कहाँ बेटा? उधर पापा देखिए ना, वो वही तो खड़ी है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, मेरे पास मत आओ पापा, मेरे पास मत आओ। आकृति सुनो, रुको आकृति। आकृति, आकृति क्या हुआ तुम्हें? रुको। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। पापा, हे भगवान, आकृति हवा में, अभय, कहीं कहीं इसके पीछे स्टेशन का चुड़ैल भूत वाला साया तो नहीं? शीला की बात सुनकर अभय सख्ते में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। शीला को अपने सवाल से ज्यादा इंटरेस्ट अपनी बेटी में था, इसलिए अभय के जवाब से पहले ही वो वापस आकृति को बचाने दौड़ पड़ी। आकृति, आकृति। तभी वहां से एक और ट्रेन गुजरती है। उस ट्रेन के दरवाजे पर काल खड़ा है। अभय उसे जाता देखता है। काल मुस्कुरा उठता है। यह सब देखकर अभय की सांसें फूल जाती हैं। वो शीला के पीछे दौड़ता है। शीला, शीला रुको! कौन हो तुम और मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? प्लीज, तुम जो भी हो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज, प्लीज छोड़ दो मेरी बेटी को। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूं, तो सच बोल। कैसा सच? मेरा सच। आरती? चलो याद तो आई। अब सच बता, वरना तेरी बेटी गई। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना। अभय, ये जो पूछ रही है इसे बता दो प्लीज, वरना हमारी बेटी, प्लीज बता दो अभय। आज से 25 साल पहले इसी स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर पर एक कंपनी खुली थी। उसी कंपनी में आरती को बहुत अच्छी जॉब मिली थी। मुझे लगा अगर ये जॉब करने लगेगी तो मुझसे दूर हो जाएगी। आरती प्लीज सुनो तो, क्यों करनी है तुम्हें ये जॉब यार? मैं हूं ना काम करने के लिए। छोड़ दो इस जॉब को और वापस चलो मेरे साथ। अभय प्लीज, तुम चले जाओ यहाँ से। और ये जॉब मुझे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए करनी है, तुम्हारे लिए नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हम सिर्फ दोस्त हैं। इसलिए प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो और ये शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो प्लीज। अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो तू भी अपने मन की नहीं कर सकती। बचाओ, बचाओ, बचाओ। मैंने आरती को एसिड डालकर मार दिया, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं पुलिस से बच गया और एक दिन में ये शहर छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गया। लेकिन ये जगह मुझे फिर वही खींच लाई। मुझे माफ कर दो आरती, मुझे माफ कर दो। माफ किया? तुमने तो इसे माफ कर दिया आरती, लेकिन हम इन्हें माफ नहीं कर सकते। चलो बेटा। शीला, आकृति, प्लीज मेरी बात तो सुनो। शीला! लेकिन शीला और आकृति अभय की बात नहीं सुनते। तभी ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आती है। जो काल अभय की बोगी में था, जो एक दूसरी ट्रेन के दरवाजे पर भी था,
वही काल इस ट्रेन के इंजन में इंजन ड्राइवर के बाजू में खड़ा था। अभय ने अपनी ओर आती ट्रेन की ओर देखा और अपनी गिल्ट से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया और काल की ट्रेन उसे साथ ले गई। मुझे माफ कर देना प्लीज। इंसान चाहे जो कर ले, बुरे काम का नतीजा एक न एक दिन उसे भुगतना ही पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप चोरी छुपे गलत काम करके बच जाएंगे तो आप गलत सोचते हैं। काल हमेशा से हमारे साथ चलता है। देखिए मिस्टर शर्मा, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने ओवरड्राफ्ट की लिमिट नहीं बढ़ाई तो यह कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। आई एम सॉरी सुनील जी, मैं पहले ही आपकी लिमिट 5 लाख बढ़ा चुका हूं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। आप प्लीज मेरी भी मजबूरी समझें, मैं प्रोटोकॉल के अगेंस्ट नहीं जा सकता। कैसा प्रोटोकॉल मिस्टर शर्मा? हम जैसे मिडिल क्लास बिजनेसमैन को आप हजारों प्रोटोकॉल बताने लग जाते हैं, लेकिन इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को करोड़ों का लोन देते वक्त आपका प्रोटोकॉल क्या तेल लेने चला जाता है? ये आप कैसी बातें करने लगे सुनील जी? जुबान पर काबू रखिए। चलो यहां से यार, हम कुछ और सोचते हैं। अमित प्लीज, तुम्हें पता है ना, अगर ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया तो हमें मिडिल क्लास बिजनेस के लेवल से ऊपर उठने में बरसों लग जाएंगे। मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूं सुनील जी, लेकिन आप मेरी परिस्थिति समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि जब आप बड़े उद्योगपति बन जाएंगे तब आपकी जगह कोई और होगा। यही व्यवस्था है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। थैंक यू मैनेजर साहब, पैसे मिल गए। पैसे पूरे हैं ना सेठी जी? जी पूरे 25 लाख हैं। ठीक है सेठी जी, बेटी की शादी में बुलाना मत भूलिएगा। अरे आप तो घर के हैं, आपको तो काम करवाना होगा। पक्का, पहले ही पहुंचूंगा। चलिए चलता हूं। हम भी चलते हैं शर्मा जी। अब क्या करेंगे? जब जमाना साथ ना दे तो उल्टी राह पकड़ लेने में देरी नहीं करनी चाहिए अमित, वरना गरीब जिंदगी गरीबी में ही मर जाती है, और मैं गरीब नहीं मरना चाहता। ये प्रोजेक्ट हर हाल में पूरा होगा। तेरी कोई बात मेरे पल्ले पड़ नहीं रही है। तू कहना क्या चाहता है? उस आदमी को लूटेंगे, उसके पास पूरे 25 लाख हैं, हमारा काम चल जाएगा। तू पागल है क्या? हम चोर उचक के नहीं है सुनील, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है इसलिए जानता हूं कि मुसीबत के समय क्या करना सही होगा। अब तू चाहे साथ दे या मत दे, मैं ये काम करके रहूंगा। बोल, तेरा क्या फैसला है? अगर उसने हमें पहचान लिया तो उसे मार डालेंगे। जल्दी बोल, साथ देगा या मैं अकेले जाऊं? वो जा रहा है। टेंशन मत ले, मैं ये काम अकेले कर लूंगा। रुक, चल, आगे मोड़ पर रोक ले। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अंकल, गाड़ी थोड़ी गर्म हो गई है। अरे आप दोनों तो अभी बैंक में थे ना? ठीक है, आगे एक गैरेज है, मैं वहां से मैकेनिक को भिजवाता हूं। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? मैंने तो आज पहली बार तुम्हें बैंक में देखा था बस। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मन तो ये वक्त है। हमें पैसे की जरूरत थी जो तुम्हारे पास थे, उसी के लिए हमने ये सब किया। नहीं नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। ये पैसे मेरी बेटी की शादी के लिए हैं। मैं तुम्हें ये पैसे नहीं ले जाने दूंगा।
आत्मा, इस धरा पर तेरा समय पूर्ण हुआ। आओ, मुझ में समा जाओ। आओ। नहीं प्रभु, मैं नहीं आऊंगा। जब तक मैं बिना कसूर के मिली इस मौत का बदला न ले लूं, तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। यही जीवन चक्र है आत्मा। जीव के धरा पर आने के बहाने बहुत हैं, तो जाने के भी बहाने बहुत हैं। उन्हीं बहानों में से एक बहाने के हाथों तुम मेरे पास वापस आ रहे हो। मुझे आने में कोई दुविधा नहीं है प्रभु, लेकिन जिन लोगों ने मेरी बेटी की शादी और उसके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, मुझे उन लोगों से बदला लेना है। उन्हें उनके लालच का फल चखाना है। यदि इस जीवन में मुझसे कभी भी कोई अच्छा काम हुआ हो, तो उसका फल मुझे दे दो प्रभु। मुझे अपनी मौत का बदला लेने दो। इस धरा पर रहते हुए तुमने एक नहीं, कई कार्य अच्छे किए हैं आत्मा। उन कार्यों के परिणाम स्वरूप मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी करता हूं। अधर्म को धर्म से पराजित होना और बुराई को अच्छाई के हाथों मरना ही नियति है। किंतु इसमें एक समस्या है आत्मा। कैसी समस्या प्रभु? तुम्हारा शरीर तो कुचला जा चुका है, और बिना शरीर के मैं तुम्हें बदला लेने की इजाजत नहीं दे सकता। प्रभु, जिन पत्थरों से उन लोगों ने मेरे शरीर को नष्ट किया है, मैं चाहता हूं मुझे उन्हीं पत्थरों में डालकर इंसाफ करने में मेरी मदद करें। तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो आत्मा। तथास्तु। हमारी जीत की खुशी में चीयर्स। ये क्या था? पता नहीं, पर लगता है कुछ गिरा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम कौन हो और ये पत्थर सी शक्ल क्यों बना रखी है? हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो तुम हमें मारना चाहते हो? तुमने 3 सवाल किए हैं, तो आखिर सवाल का मैं तुम्हें सबसे पहले जवाब देता हूँ। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मन तो ये वक्त है। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए जो तुम्हारे पास थे। उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। दूसरा सवाल का जवाब है, ये शक्ल तुम दोनों ने ही मुझे दी है। और पहले सवाल का जवाब, हाँ, मैं वही हूं जिसके बारे में सोचकर तुम्हारी हवा सरक रही है, जिसकी बेटी की शादी के पैसे तुम दोनों ने चुरा कर मार डाला। मैं वही सेठी हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता है। तुम तो मर चुके हो। हाँ, मैं मर चुका हूँ, लेकिन तुम जैसे पैसों के अंधे अधर्मी लालची इंसानों को सबक सिखाने के लिए भगवान भी अपने नियम बदल लेते हैं। इस बदले नियम की पूर्णता तुम दोनों की मौत से पूरी होगी। नहीं नहीं नहीं, हमें मत मारो। मैं तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस दे दूंगा। हमें मत मारो, हमें मत मारो। ये रहा तुम्हारा पैसा। पैसों से मौत को खरीदा नहीं जा सकता बुरी आत्माओं, और उन पैसों से तो बिल्कुल भी नहीं जो तुम्हारे है ही नहीं।
समय पूर्ण हुआ आत्मा, आ जाओ, मुझ में समा जाओ। धन्यवाद प्रभु, मुझे इसी रूप में ले जाओ। पापा, कलयुग के ऐसे ही विचित्र कहानियों को समय पर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभिषेक, बताओगे भी तुम मुझे इतनी रात को कहाँ लेकर जा रहे हो? एक सरप्राइज गिफ्ट है तुम्हारे लिए, वही देने ले जा रहा हूँ। सरप्राइज गिफ्ट? अरे वो तो तुम मुझे घर पर भी दे सकते थे। हर गिफ्ट घर पर लाकर नहीं दिया जा सकता मेरी जान। कुछ गिफ्ट स्पेशल होते हैं, उन्हें वहीं दिया जा सकता है जहाँ उन्हें दिया जाना चाहिए। पर ऐसा भी क्या गिफ्ट है अभिषेक? मुझे नींद आ रही है। विश्वास करो मेरा, जब तुम वो गिफ्ट देखोगी ना तो तुम्हारी नींद छूमंतर हो जाएगी। चलिए देखते हैं, मेरी नींद छूमंतर होती है या मैं तुम्हारी नींद छूमंतर करती हूँ। लो बीवी साहिबा, आ गई हमारी मंजिल, उतरिए। वाह, कितना खूबसूरत बंगलो है। पसंद आया? मुझे क्या, ये तो किसी को भी पसंद आएगी। तो इस बंगलो में तुमने सरप्राइज गिफ्ट छुपा रखा है? छुपा कर नहीं रखा, वो सरप्राइज गिफ्ट तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। मतलब? नो 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 नो, तुम्हारा मतलब कि ये बंगलो? 100%। ये रही कीज, गेट खोलिए। तुमने सच ही कहा था, मेरी नींद तो वाकई छूमंतर हो गई। वाह! बंगलो की खुशी में मैंने कल 2-3 लोगों को एक छोटी सी गैदरिंग के लिए बुलाया है। बहुत अच्छा किया। अभिषेक, काफी देर हो गई है, अभी तक तो कोई नहीं आया। हो सकता है खराब मौसम की वजह से लोगों ने मन बदल लिया हो। वैसे शहर से थोड़ी दूर भी तो है ये जगह। ये मौसम बदल जाए चाहे लोग बदल जाए, हम तो हम है सनम, ऐसे कैसे बदल जाएं? हाय खुशबू जी, चलिए कोई तो आया। वेलकम। प्रीति, ये खुशबू जी हैं। 2 बंगलो छोड़ के तीसरा बंगलो इन्हीं का है, और ये बंगलो मैंने इन्हीं से खरीदा है। इस बंगलो की नई और खूबसूरत मालकिन को बहुत बहुत बधाई। इतनी सुंदर बधाई के लिए थैंक यू सो मच। अभिषेक, आई थिंक अब और कोई नहीं आएगा, हमें केक काट लेना चाहिए। चलिए। चलो। ये लाइट्स को क्या हो रहा है? डोंट वरी, कभी कभी हो जाता है, वायरिंग चेंज करवा लेना। भोला, मेरा मोबाइल बाथरूम में रखा है, जल्दी लेकर आओ। उसमें इलेक्ट्रिशियन का नंबर है, अभी कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये भोला अब तक आया क्यों नहीं? 1 मिनट, अभी आई। आज ही मार डालो इसे। पागल हो गई हो क्या? इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। सब कुछ प्लानिंग से होगा। वक्त कहीं इतना ना हो जाए कि वक्त से पहले मौत आ जाए।
भोला, भोला, कहाँ हो तुम? भोला, भोला कहाँ हो तुम? कहाँ चला गया ये? भोला, भोला, कहाँ हो तुम? अभिषेक, अभिषेक, वो भोला अंदर कहीं नहीं है। व्हाट? अरे अंदर ही तो गया था, मैं देखता हूँ। रहने दीजिए सर, भाग गया होगा वो। एक नंबर का चोर है भोला। मैडम के कमरे में अगर उसे कुछ कीमती मिल गया होगा तो वो पक्का लेकर जा चुका है। लेकिन कमरे में तो ऐसी कोई कीमती चीज नहीं थी। कम ऑन प्रीति, आई थिंक ही इज राइट। 50,000 कैश मैंने कमरे में ही रखे थे, शायद वही चुरा कर भाग गया होगा। मेरे हिसाब से आज के दिन 50,000 में कोई बुरा आदमी आपसे दूर हो गया तो इस घर का गुड लक है। अब जल्दी से केक शेक खाना वाना खिलाओ भाई, ताकि मैं भी घर जाऊं और आप लोगों को अपना पर्सनल टाइम दूं। आप भी ना बहुत जॉली हैं। लीजिए। प्रीति, मुझे ऑफिस का कुछ काम है, मैं हॉल में बैठकर कर लूंगा, तुम सो जाओ। ओके। ये सब सच में हुआ था या कोई बुरा सपना था? अभिषेक, तुम यहाँ? मुझे लगा तुम ऑफिस निकल गए। अरे हाँ, मैं ऑफिस ही जा रहा था, लेकिन खुशबू जी का फोन आ गया कि अपना बैलेंस अर्जेंट चाहिए, तो यहीं आ गया। अब आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। खुशबू जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। कल रात मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नीचे से मेरे बेड को खटखटा रहा हो, लेकिन नीचे देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। कहीं उस बंगलो पर किसी बुरी आत्मा का साया तो नहीं, जिसके चलते आपने उसे बेच दिया? बुरी आत्मा? मुझे विश्वास नहीं होता प्रीति। इस नए जमाने में भी तुम ऐसी दकियानुसी बातों पर विश्वास करती हो? बिलीव मी, तुम्हें वहाँ कोई वहम हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बरसों वहाँ रही हूँ और मैंने उस बंगलो को इसलिए बेचा क्योंकि मैं दो बंगलों का मेंटेनेंस हैंडल नहीं कर पा रही थी। यू नो ना, मेरे हस्बैंड के मिसिंग हो जाने के बाद मैं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा टूट गई थी। पुलिस ने भी गिव अप कर दिया है। कहते हैं कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं चाय लाती हूँ। चाय फिर कभी, अभी चलती हूँ। हाँ अभिषेक, कितनी देर में आ रहे हो? सॉरी यार, मुझे एक क्लाइंट को लेने शहर से बाहर जाना है, तो थोड़ा लेट हो जाएगा। तुम सो जाना। क्या अभिषेक, कितने प्यार से खाना बनाया था कि साथ खाएंगे। आई नो बाबा, लेकिन काम तो काम है। मैं सोनू को घर भेज दूंगा। बाय। क्या हुआ? जी नहीं भरा क्या प्यार करके? जो घर पहुंचते ही फोन कर दिया। बीवी ने देख लिया तो? वो अब कभी नहीं देख पाएगी। मार डाला मैंने उसे। क्या? मगर कब? कैसे?
तुम तो वक्त मांग रहे थे, फिर ये सब अचानक? घर आ जाओ। सोनू, सोनू, जल्दी आओ सोनू। ये तो मैडम जी की आवाज है। क्या हुआ मैडम जी? सोनू, बेड के नीचे कोई है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ सोनू? क्या नहीं हो सकता? मैडम, वो वापस आ गया है मैडम। वो कौन? प्रीति, क्या हुआ? प्रीति, क्या हुआ? अभिषेक, थैंक गॉड तुम आ गए। बेड के नीचे भूत है, उसने सोनू को नीचे खींच लिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है अभिषेक। रुको मैं देखता हूँ। नहीं अभिषेक, तुम मत जाओ उधर, वरना वो तुम्हें भी खींच लेगा। प्रीति डरो मत, भूत कुछ नहीं होता है, विश्वास करो मुझ पर। प्रीति, बचाओ मुझे, बचाओ! अभिषेक, अभिषेक! कौन हो तुम? और हम सबको क्यों मार रहे हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा प्रीति, मैं उसे ही मारूंगा जिन्होंने मुझे मारा था। हो कौन तुम? मेरा नाम गौरव है। खुशबू मेरी ही बीवी थी। तुम्हारे पति और खुशबू के बीच अफेयर है और मुझे इस बात का पता चल गया तो भोला और सोनू की मदद से इन्होंने मुझे मारकर बेड के नीचे दफन कर दिया। भोला और सोनू से तो मैं बदला ले चुका हूँ और अब इसकी और खुशबू की बारी है। नहीं नहीं प्रीति ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिषेक, तुम इसके साथ? तुमने तो कहा था कि तुमने इसे मार दिया है। गौरव? फोन अभिषेक ने नहीं, मैंने किया था तुम्हें। वक्त पर आ गई हो, अब तुम दोनों साथ मरोगे। गौरव, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैंने नहीं, अभिषेक ने मारा था। नहीं गौरव, ये झूठ बोल रही है। मैंने नहीं, इसने ही मारा था तुम्हें। मैं जानता हूँ मुझे किसने मारा था। तुम दोनों मरोगे। तुम घबराना नहीं प्रीति, सब सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलता हूँ। कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े गुनाहों को नज़रअंदाज किया जाता है। अगर वो गुनाह किसी गरीब के साथ हो जाए तो उसकी ज़रा भी दखल नहीं ली जाती, क्योंकि बड़े शहरों में छोटे और गरीब लोगों की कीमत रास्ते के किसी धूल से ज़्यादा नहीं होती। ऐसे ही एक गुनाह के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। रात के समय एक वकील अपना सारा काम ख़त्म करके अपने घर की ओर चलता हुआ जा रहा था। बीच में ही एक आध गाड़ी उसके पास से बड़ी तेजी से गुजर जाती थी, इसलिए वो फुटपाथ पर से चल रहा था। चलते चलते अचानक उसकी नज़र फुटपाथ पर पड़े सूखे हुए लाल रंग के धब्बों पर गिरी और वो डर गया। अरे बाप रे, ये तो खून लग रहा है। नहीं, ये खून नहीं हो सकता। लगता है किसी ने पान खाकर थूका है। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस शहर में। इन्हें दीवार कम पड़ी कि अब फुटपाथ पर भी थूकने लगे। फुटपाथ की वो हालत देखकर वकील को बहुत बुरा लगा और वो फिर से अपने घर की ओर चलने लगा। कुछ कदम चलते ही वो अचानक रुक गया। उसका शरीर किसी लाठी की तरह अकड़ गया। धीरे धीरे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई।
किसी ने पान खाकर नहीं थूका, वो खून ही है। इंसाफ होगा, मैं करूंगा इंसाफ। अगले दिन सुबह के वक्त मदन और पवन चलते हुए अपने कॉलेज जा रहे थे। चलते चलते वो भी उसी फुटपाथ पर आकर रुक गए जहां वो लाल धब्बे थे। पर अब वो धब्बे थोड़े से मिटने लगे थे। लोगों के पैरों के नीचे घिस घिस कर वो लगभग ना के बराबर हो गए थे। मैंने तुझसे कहा था कि इस रास्ते से नहीं आते। पागल मत बनो, रात की बात को भूलना इतना भी आसान नहीं है। जो हमने देखा और किया है उसके बाद तो मेरी जिंदगी जैसे खराब हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जो हमें करना था वो हमने रात को ही कर दिया है और उसका नतीजा तो तुम देख ही रहे हो। हम अभी तक सुरक्षित हैं। अगर किसी को पता चल गया तो तब हमारा क्या होगा? किसी को पता तब चलेगा जब हम दोनों में से कोई उन्हें वो बात बताए। मैं तो किसी को नहीं बताने वाला, पर मुझे तुझ पर बहुत शक हो रहा है। साले तेरे पेट में कोई बात नहीं रहती। मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूँगा। ऐसी बात करने की मेरी हिम्मत भी नहीं होगी। अच्छा है, देख हमने जो किया उससे किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। शहर में ये आम बात है, इसलिए अब इस बात को यही भूल जा। हाँ, शायद यही हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब चल, कॉलेज के लिए देर हो रही है। दोनों फिर से कॉलेज की तरफ जाने लगे। वो दोनों जा ही रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक पुलिस की गाड़ी आकर रुक गई। वो दोनों बहुत डर गए। पवन के तो डर के मारे पैर भी कांपने लगे। गाड़ी के अंदर से 2 पुलिस वाले उतरे और उनके पास आए। क्या तुम दोनों ही पवन और मदन हो? पवन की डर के मारे आवाज ही नहीं निकल रही थी, इसलिए मदन ने उनसे बात की। जी हाँ, मैं मदन हूँ और ये है पवन। क्या बात है सर? क्या हुआ? तुम दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। पर बात क्या है सर? हमने क्या किया? वो सब थाने जाकर पता चलेगा। चलो हमारे साथ। पुलिस वाले मदन और पवन को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए। जब वो थाने पहुंचे तब वहां वो वकील बैठा हुआ था। पुलिस वाले ने उन दोनों को वकील के सामने बिठाया। क्या बात है सर, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? मैं बताता हूँ। पुलिस को 5 लाशें मिली है। 5? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें इन लाशों के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो मुझे ये बताओ कि कल रात तुम दोनों कहाँ थे? मदन और पवन ऐसे चुप हो गए जैसे वकील की बात उनके कानों तक पहुंची ही ना। देखो, चुप रहने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। इन्हें तुम दोनों पर शक है, क्योंकि जहाँ से लाशें मिली हैं वहाँ से एक आदमी ने तुम्हें कल रात गुजरते हुए देखा था। किसने? वो मैं नहीं बता सकता। देखो, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, इसलिए सब सच सच बताओ। मैं आपको सब सच सच बताता हूँ सर। नहीं, मैं बताता हूँ। तुम तकलीफ मत लो और रोना बंद करो। मदन कल रात की पूरी कहानी पुलिस और वकील को बताने लगा। कल शाम कॉलेज से घर आने के बाद हमने बाहर खाने का तय किया, क्योंकि कल इस पवन का बर्थडे था। तो हमने सोचा कि बाहर सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए हम गए और खाना खाकर वापस घर आ गए। फिर पूरी रात हम घर में सो रहे थे। सच बोल रहे हो? हाँ सर। खुद की गाड़ी लेकर गए थे? नहीं सर, टैक्सी से गए थे और आते वक्त टैक्सी अपने पुल के पास खराब हो गई थी, इसलिए हम नीचे उतरे थे। तभी हमें किसी ने वहाँ शायद देख लिया होगा, पर टैक्सी ठीक होते ही 10-15 मिनट में हम वहाँ से चले गए थे। थोड़ी देर के लिए कोई कुछ नहीं बोला। वो सन्नाटा मदन और पवन को बहुत तकलीफ दे रहा था। ठीक है, कल कोर्ट में सुनवाई है, इन्हें वक्त पर ले आना। यस सर। वकील थाने के बाहर आया और अचानक उसके पैर रुक गए। इंसाफ, इंसाफ। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। वकील, पुलिस वाला, मदन और पवन वहां मौजूद थे। जज साहब, ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और पुलिस को इन दोनों पर शक है कि इन्होंने 5 खून किए हैं। मैं इनका वकील हूँ, पर फिर भी मैं पुलिस और इस अदालत को बताना चाहूँगा कि मुझे इन दोनों पर शक नहीं, बल्कि पूरा यकीन है कि वो 5 खून इन दोनों ने ही किए हैं। वकील की ये बात सुनकर दोनों डर गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वकील उन दोनों के पास गया। मुझे पता है कि उस रात तुम दोनों अपनी गाड़ी लेकर आए थे।
और वो सारे कत्ल तुमने ही किए हैं। अब तुम सच बताते हो या मैं बताऊं? मैं बताता हूं। पवन नहीं। चुप कर, मैं अपने गिल्ट में नहीं जी सकता। मदन को चुप करके पवन ने सारी हकीकत बताना शुरू किया। उस दिन मेरा बर्थडे था, इसलिए हम बाहर पार्टी करने गए थे और हम किसी की टैक्सी में नहीं, मेरी गाड़ी में गए थे। गाड़ी मदन चला रहा था। घर लौटते वक्त हमने बहुत शराब पी रखी थी। यार पवन, ये रास्ते के गड्ढे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। मुझे भी इन गड्ढों की वजह से उल्टी आ रही है यार। थोड़ा धीमे चलाओ। नहीं, मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया है। क्या? दिखाता हूँ। मदन ने गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी और तेजी से भागने लगा। अब कोई गड्ढा हमारी स्पीड कम नहीं कर सकता। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी 4-5 स्पीड ब्रेकर अचानक नीचे आ गए और इस झटके से हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। हमने नीचे उतर कर देखा तो हम बुरी तरह से डर गए, क्योंकि हमारी गाड़ी के नीचे स्पीड ब्रेकर नहीं, फुटपाथ पर सोए हुए 5 गरीब लोग आ गए थे। उनके शरीर खून में लथपथ थे। अब हम क्या करेंगे मदन? हमसे खून हो गए। मुझे बहुत डर लग रहा है मदन। चुप कर, चिल्ला मत। अब पूरी दारू उतर गई, आसपास कोई नहीं है। हम एक काम करते हैं, इन सभी लाशों को उठाकर नीचे नाली में फेंक देते हैं। वैसे भी इन भिखारियों का कोई नहीं होता, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद हमने सारी लाशों को नीचे नाली में फेंक दिया और गाड़ी लेकर वहां से भाग गए। पवन का बयान सुनने के बाद अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। पुलिस जब उन्हें थाने ले गई तब वकील भी वहां था। मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। पुलिस ने उन तीनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया। आखिर कौन हो तुम? क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? क्योंकि तुम मेरे भी गुनहगार हो। वकील की बदली हुई आवाज सुनकर दोनों घबरा गए। मैं एक LLB ग्रेजुएट था, पर मेरे पास नौकरी नहीं थी। उस रात मेरे पास सोने के लिए भी जगह नहीं थी, इसलिए उस फुटपाथ पर भूखा पेट सोने की कोशिश कर रहा था। तुम लोगों ने वहां भी चैन से सोने नहीं दिया। मैंने खुद को और उन गरीबों को इंसाफ दिलाया है। अब मेरा काम पूरा हुआ। वकील का शरीर फिर से लकड़ी की तरह जड़ गया और वहां से गायब हो गया। मदन और पवन ये सब देखकर थर थर कांपने लगे। जैसे